हेलो एवरीवन एंड वेलकम। जेनेटिक्स यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आज जो टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे वो है मेंडलियन जेनेटिक्स। यहाँ पर हम मेंडल के लॉज और एक्सटेंशन देखेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। देन कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड रेशियोज, एपिस्टेसिस, लिथैलिटी या लिथल जीन्स, मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रॉफी। ये सभी टॉपिक्स हमें सिलेबस के अंदर मेंशन हैं, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और ऐसे भी जो जेनेटिक्स है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ते हो। और नाइन्थ में जो है मेंडल के लॉज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, देन ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे। जब हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स जो है ये वो ब्रांच है जहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। ये आप जानते हो कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी यानी जो कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से किस तरह से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, और वेरिएशन यानी कि इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं। अब जेनेटिक्स में हम इन्हीं को स्टडी करते हैं, और जब जेनेटिक्स की बात आती है तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है ग्रीगर जॉन मेंडल का, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जो है गार्डन पी दैट इज़ पीसम सेटिवम के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। 34 वेराइटीज़ जो है इन्होंने अपने गार्डन में जो है ग्रो की थी पी प्लांट की। और ना 1866 के अंदर इन्होंने जो है अपना पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो वर्क है उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उस वक्त। और ये जो है 1900 के अंदर जा कर के जो है तीन साइंटिस्ट जो है, जो आप पढ़ते हो, तीन साइंटिस्ट के ह्यूगो डी वराइज, कार्ल कोरियंस और टेशन मार्क, इन्होंने जो है मेंडल का जो वर्क है उसको रीडिस्कवर किया था। और उसके बाद जो मेंडल हैं उनको जो उन्होंने वर्क किया था उसके लिए रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, एंड देन फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हम इनको बोलते हैं। सबसे पहले मेंडल के लॉज देखेंगे, बट उससे पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। पहली टर्म है जीन। जीन जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी की। हेरिडिटी जैसे हमने कहा कि जो करैक्टर्स हैं पास ऑन करते हैं एक से दूसरी जनरेशन में, वो जो करैक्टर्स पास करते हैं वो एक्चुअली जीन की फॉर्म के अंदर ही होते हैं। और जीन को अगर हम मोर प्रिसाइजली जो है डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि जीन क्या है, ये डीएनए का सेगमेंट है जो आगे चल कर के कोई प्रोटीन जो है फंक्शनल प्रोटीन उसको बनाएगा। अब जो मेंडल हैं उन्होंने जो टर्म यूज़ की थी वो की थी क्या, फैक्टर्स या एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स से एस, फैक्टर्स या एलिमेंट्स टर्म की जो है यूज़ की थी उस चीज़ के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। बिकॉज जीन तब जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, और जो टर्म जीन है वो क्योंकि 1909 के अंदर दी गई थी बाय जॉनसन जो है उन्होंने ये टर्म दी थी जीन। यहाँ बस आप ये याद रखें कि मेंडल ने जो है फैक्टर्स कहा था या एलिमेंट्स। अब एक और हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है एलील। ये टर्म्स आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। एलील जो है ये हम बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि दो क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके हमारे पास दो कापीज़ होंगी, एक क्योंकि फादर से आता है, एक मदर से आता है। क्योंकि स्पर्म और ओवा हैप्लाइड होते हैं, तो जो फादर और मदर दोनों से क्योंकि जो गैमेट से आएंगे और जो जाइगोट है वो डिप्लाइड बनता है, इसी तरह से आप जानते हो। अब जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर से कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोई जीन प्रेजेंट है, से यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक और ये टर्म भी क्लियर हो जाती है, लोकस। लोकस हो गया यानी फिजिकल पोजीशन जहाँ पर जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, यानी जीन की जो पोजीशन है। जैसे मान लो यहाँ पर जीन प्रेजेंट है कोई ए, तो मैं बोलूँगा इस जीन का लोकस ये वाला है। इसी तरह से यहाँ पर से कि कोई जेड जीन है तो मैं कहूँगा ये जेड का लोकस है, यानी जेड की पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम में कौन सी जगह के ऊपर जीन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लोकस। तो हम एलील की बात कर रहे थे, तो एलील क्या हो गया कि मान लो ये जीन है यहाँ पर कोई, और ये जीन जो है से कंट्रोल कर रहा है किसको, हाइट को। जैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं हाइट का, से कि ये हाइट को जो है कंट्रोल कर रहा है। और इसी तरह से दूसरा जो क्रोमोसोम है इसके अंदर भी जो है जीन प्रेजेंट होगा जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है।
मे बी ये हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला जो ये वाली कापी है क्रोमोज़ोम की, ये हाइट को जो कंट्रोल कर रही है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि हाइट कैसी होनी चाहिए, टाल। इसका जो ट्रेट है यानी कैरेक्टर वो है टालनेस के लिए। और जो ये दूसरी वाली क्रोमोज़ोम की कापी है से इसमें जो जीन है ये भी हाइट वाला है, बट ये जो है इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि हाइट कैसी होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जीन हाइट का है, बट दोनों जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक जो है हाइट जो टालनेस के लिए है, दूसरा ड्वार्फनेस के लिए है, बट दोनों हाइट के लिए ही हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही जीन की, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब ये आप जानते भी हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर से के हाइट के लिए, जैसे पी प्लांट में आप पढ़ते हो कि कैपिटल टी टालनेस के लिए है और यहाँ पर स्मॉल टी यानी ड्वार्फनेस। तो जो आपकी यहाँ पर कंडीशन है से कि अगर दोनों जो आपके क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर अगर सेम एलील प्रेजेंट हो, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इसको हम बोलते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये आपकी होमोजाइगस आ गई, यानी होमो मीन सेम, यानी यहाँ पर आपके दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं। जैसे डोमिनेंट रिसेसिव आप जानते हो कि जब कैपिटल टी दैट इज़ टालनेस क्योंकि ये ड्वार्फनेस के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। जब दोनों एलील प्रेजेंट होंगे तो इनमें से एक ही अपना असर दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा यानी खुद को। तो जब ये आपके दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं हाइट में कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो आपका एलील एक्सप्रेस करेगा वो कौन सा होता है, कैपिटल टी यानी टालनेस वाला। तो जो हाइट है प्लांट की वो क्या थी, इन केस ऑफ पी प्लांट टाल थी, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं क्या, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो कैपिटल टी अलील जो है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी अलील है ये क्या है, ये रिसेसिव है। तो यहाँ पर जब दोनों जो है आपके से के कैपिटल टी प्रेजेंट हैं उस कंडीशन को हम बोलेंगे ये होमोजाइगस है, और चाहे दोनों स्मॉल वाले हैं उसको भी हम बोलेंगे ये होमोजाइगस है। कैपिटल हैं तो ये डोमिनेंट था, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। और दूसरी कंडीशन है कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी टालनेस वाला एलील भी है और ये ड्वार्फ वाला एलील भी है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो ये कुछ टर्म्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू जो है जानते ही होंगे, बट स्टिल एक रिवीजन अगर आपको थोड़ा इसमें है। बाकी यहाँ पर हमारे पास दो और टर्म्स हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ये भी आप जानते ही हो कि जीनोटाइप हो गया जेनेटिक मेकअप कैसा है, और फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है ऑर्गेनिज्म का। जैसे मान लो प्लांट है तो वो अगर उसके पास एलील हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो जो है दिखने में कैसा होगा, टाल होगा। तो हम बोलेंगे उसका फिनोटाइप है कि वो क्या है, टाल है। जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप में हम बोलेंगे कि जेनेटिक मेकअप तो यह है कि कैपिटल टी जो है ये आपका जो है ये टालनेस के लिए एलील है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है, तो इसके पास दोनों ही एलील हैं। तो जेनेटिक मेकअप हुआ कि ये क्या है, हाइब्रिड है, या आप बोलोगे ये हेटेरोजाइगस है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म्स जो हैं ये भी क्लियर हैं। बाकी आप जानते ही हो तो मेंडल जो है उन्होंने, हम जानते हैं कि पी प्लांट पीजम सेटिवम के ऊपर काम किया था। पी को क्यों चुना था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट करता है, और इसको हम क्रॉस पॉलिनेट भी ईजिली जो है वो मैनिपुलेट करके करा सकते हैं। अब जो 7 करैक्टर्स मेंडल ने जो है वो चूज़ किए थे, वो ये करैक्टर्स हैं, इनको भी आप पढ़ लें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऐसे तो आपने पढ़ा है। 7 कंट्रास्टिंग करैक्टर्स जो मेंडल ने लिए थे, जिसमें सीड की शेप है, क्योंकि सीड की शेप 2 तरह की हो सकती है, या तो राउंड या तो रिंकल्ड। इसी तरह सीड का कलर या येलो हो सकता है, फ्लावर का कलर या वाइट, या जो है वाइट। इसी तरह पोड जो है उसकी शेप, पोड का जो कलर है, फ्लावर की जो पोजीशन है और स्टेम की जो हाइट है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मेंडल ने स्टडी किए थे। अब एक और टर्म भी है यहाँ पर, कैरेक्टर और ट्रेट। अब कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, ट्रेट भी एक्चुअली कैरेक्टर ही होता है, बट कैरेक्टर क्या हो गया, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर है, और हाइट के अंदर हम बोलते हैं कि या टाल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। तो ये ट्रेट हो गई, यानी टालनेस और ड्वार्फनेस ये ट्रेट है। बाकी जब हम हाइट बोलेंगे ये कैरेक्टर है। इन टर्म्स को भी आप देख सकते हो। उसके बाद मेंडल के लॉज जो है उसकी बात करेंगे, और यहाँ पर साथ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो जैसे मतलब हो गया इसका क्या, मोनो मीन्स 1 सिंगल। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पर जो मेंडल हैं उन्होंने एक टाइम पे एक ही करैक्टर को जो है स्टडी किया। तो जब हम एक टाइम पे एक ही करैक्टर को ले रहे हैं तो उसको हम मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। अब
जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आप ऊपर भी बात कर चुके हैं कि जब दो एलील प्रेजेंट होंगे तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो आपका डोमिनेंट आ जाएगा, तो जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो आपका रिसेसिव होगा। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है तो उसमें जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव वाले को मास्क कर देगा, यानी हाइड कर देगा और ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा। अब जो है लॉ ऑफ कई बार आप पढ़ते हो कि ये जो डोमिनेंस है ये फर्स्ट लॉ है, बट मेंडल के दो ही लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस जो है वो इसी में आ जाता है, इसको अलग से हम एज अ लॉ नहीं पढ़ते हैं। बाकी ये लॉज आप जानते हैं। एक दो बंदों ने टेक्स्ट भी किया था मुझे, मैसेज किया था कि जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है उसको आप स्किप कर दो, नेक्स्ट जो है स्टार्ट करो, क्योंकि ये तो सभी जो है पढ़ते ही हैं। और इसमें यह है कि हमने कवर तो करना ही था, तो ये जो लॉज वगैरह हैं मैं अगर इसको थोड़ा रिवाइज टाइप जो है जल्दी में अगर इसको वो लेके जाऊंगा तो होप, क्योंकि ये कि आप इसको समझते ही होंगे। अगर आपको स्टिल कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम बेसिक से जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वरना मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बेसिक्स हैं, क्योंकि 9th 12th उतना तो सभी जानते ही होंगे, तो उस हिसाब से अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं। बाकी नोट्स जो आपको मिलेंगे वो पूरा कंप्लीट नोट्स जो है आपको मिलेंगे अच्छे से, जिसमें पूरा आपको कवर हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। तो डोमिनेंस जो है हमने बात कर ली। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो जो एलील है वो क्या करते हैं कि वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था यहाँ पर अगर हम देखें, एक पेयर टाल प्लांट लिया, पेयर मीन्स होमोजाइगस, पेयर टाल जिसमें दोनों जो एलील हैं वो टालनेस वाले हैं, और ये पेयर ड्वार्फ जिसमें दोनों एलील जो है वो स्मॉल टी हैं, यानी ड्वार्फनेस वाले हैं। यहाँ से जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी ही आएगा, यहाँ से भी बनेगा स्मॉल टी आएगा। तो जब ये F1 जनरेशन होगी, यानी फिलियल फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे वो हमें टाल देखने को मिलेंगे, बट उनका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, यानी ये हाइब्रिड होंगे, बट दिखने में सभी कैसे हैं, टाल हैं। तो इनका फिनोटाइप क्या है, ये टाल होंगे। अब हम जब इसको आगे क्रॉस कराएंगे, आपस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यानी F1 जनरेशन जो प्रोजनी है जब ये आपस में जो है क्रॉस करेगी तो ये आगे जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसकी रेशो क्या होगी, उसकी रेशो आपको देखने को मिलेगी 3:1 जो आप पढ़ते हो। जब इसको हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन ये आप देख सकते हो, ये जो है गैमेट्स बनेंगे टी और टी, ये एक पेरेंट के हैं, ये दूसरे पेरेंट के हैं। अब होता क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल बोलता है जब जो है गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है, जैसे ये टाल प्लांट था, यानी यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये इकट्ठे थे, लेकिन जब गैमेट्स बने ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जब मियासिस होती है तो मियासिस में क्या होता है कि जो जिसको आप बोलते हो कि रिडक्शनल डिवीजन है, कि आपकी डिप्लॉयड कंडीशन हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये टी अलग हो जाएगा, ये वाला जो स्मॉल है ये वाला अलग हो जाएगा। तो यही बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। जो आप पढ़ते हो एनाफेज जो होती है, एनाफेज 1 स्पेशली मियासिस की, तो तब ये आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन देखने को मिलती है। बाकी ये आप जानते ही हो, यहाँ पर जो ये पनेट स्क्वायर है, यहाँ पर जो है आपको एक जो ऑफस्प्रिंग है वो टाल देखने को मिलेगा जब हम रेशो की बात करें। तो बाकी ये पेयर टाल है, बाकी ये अगर दो आप देखो ये आपको हाइब्रिड देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा ये दो स्मॉल टी जो है ये आपको ड्वार्फ देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर आप इसको देखते हो फिनोटिपिकली तो 3 आपको टाल देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ फिनोटिपिक रेशियो 3:1 टाल इज टू ड्वार्फ। बट जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देखो तो जीनोटिपिकली आपको एक पेयर टाल है, 2 जो है वो हाइब्रिड हैं, और एक जो है पेयर जो है आपको ड्वार्फ देखने को मिलेगा। तो ये रेशो आपने याद रखनी है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं है। बाकी जो आपका देन मेंडल का सेकंड लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर जो है जैसे हमने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका यूज़ किया था, बट जब मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि यहाँ पर एक टाइम पे 2 कैरेक्टर्स जो हैं उनको स्टडी किया गया, डाई मीन्स 2। तो ये आप पढ़ते भी हो, ये जो है यहाँ पर सॉरी इसका दिया है। पहले देख लेते हैं कि लॉ बोलता क्या है। तो लॉ जो है ये बात करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
कि जो दो कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रास में से अगर हम दो कैरेक्टर्स की बात करें तो से एक हमने लिया, जैसे ये सीड का है येलो राउंड, तो येलो राउंड यानी कि एक तो हमने कलर लिया है कैरेक्टर और दूसरा लिया है क्या, शेप ऑफ सीड। तो ये दो कैरेक्टर हमने लिए, सीड का कलर और सीड की शेप। तो ये बात बोलता है कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यानी जब ये नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। यानी अगर से कि ये यहाँ पर हम बात करें कि सीड जो है अगर ये येलो कलर का था और ये राउंड था, तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में जब ये जाएं तो वो जो सीड है येलो के साथ राउंड ही हो, येलो के साथ वो रिंकल्ड भी हो सकता है, यानी कोई और करैक्टर भी आगे जा सकता है। बट यहाँ पर हमारे पास इवन दो एक्सेप्शन आती है, वो आती है लिंकेज की। ये भी सिलेबस में है, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। लिंकेज में हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स आपस में क्लोजली जो है प्लेस्ड होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ में जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर यहाँ पर जो जीन है वो मान लो सीड के कलर के लिए है, और यहीं पर ही साथ में जीन जो है वो है सीड के शेप के लिए। तो जब ये नेक्स्ट आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जितना ये नज़दीक होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों साथ में ही आगे जाएंगे। बट वो एक एक्सेप्शन है लिंकेज की, बाकी जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स हैं वो मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड जैसे हमने कहा कि दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक येलो राउंड है और दूसरा जो है वो ग्रीन रिंकल्ड है। आप जानते भी हैं कि येलो जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा जो है राउंड जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पर, और जो ग्रीन है वो आपका रिसेसिव ट्रेट आ जाएगा, और इसी तरह से रिंकल जो है वो आपका रिसेसिव ट्रेट आ जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ये इसको पढ़ते भी हो कि येलो राउंड को जब हमने ग्रीन रिंकल के साथ क्रॉस किया तो F1 जनरेशन के अंदर आपको सभी जो है वो येलो राउंड देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये डोमिनेंट है। पर जब इसको आप क्रॉस करोगे तो आपको ये पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये आपके गैमेट हैं, जो कि पॉसिबल गैमेट यहाँ पर 4 तरह के बनेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके ये वाला पूरा जो है ये येलो राउंड आपको ये देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से जब आप इसकी रेशो देखोगे, क्योंकि इसमें मैं इतना ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप जो है इसको पढ़ते ही हो, आप सब जानते ही होंगे। मेन इसमें आपको जो है वो रेशो याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप रेशो देखो तो जो आपको डिफरेंट फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलेगी वो होगी क्या, 9:3:3:1। यानी 9 जो है वो आपके येलो राउंड सीड देखने को मिलेंगे, 3 जो है वो आपको जो है येलो रिंकल, 3 ग्रीन राउंड और 1 जो है वो ग्रीन रिंकल देखने को मिलेगा। और इसकी अगर आप जीनोटिपिक रेशो देखोगे, जैसे 9 है तो इसमें भी अगर आप देखोगे कितने पेयर हैं, कितने हाइब्रिड हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा 4:2:2:1। तो ये 9 हो गए। बाकी ये जो 3 है इसमें भी 2:1, इसमें भी जो है 2:1 और लास्ट में ये 1:1। तो ये इसकी जीनोटिपिक रेशो रहेगी 4:2:2:1, 2:1, 2:1, 1। तो ये इसकी जीनोटिपिक रेशो है, जो यहाँ पर ये आप इस तरह से भी चाहे इसको पढ़ो, जैसे आपने जो है इसको पढ़ा है वैसे आप जो है इसको याद रख सकते हो। तो ये मेंडल के लॉज हो गए। देन यहाँ पर हमारे पास दो और क्रॉसेस आते हैं, टेस्ट क्रॉस और जो है बैक क्रॉस, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। अब टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, जैसे ये हमारी F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन में यूजली अगर हम पेयर जो है आपका करैक्टर ले, यानी पेयर टाल और पेयर ड्वार्फ को करेंगे तो आपको हमेशा हाइब्रिड जो है वो देखने को मिलेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी। तो यहाँ पर जो आपकी F1 जनरेशन है ये, इसको अगर आप जो है क्रॉस करते हो इसके पेरेंट के साथ, और कौन से पेरेंट के साथ, जो रिसेसिव है, जैसे यहाँ पर ड्वार्फ जो है ये रिसेसिव है, तो जब आप F1 जनरेशन जो है उसके जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको जो है क्रॉस करते हो किसके साथ, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट लेंगे, जैसे ये स्मॉल टी है, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, तो जब इसके साथ हम F1 जनरेशन का क्रॉस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या हो गया, बैक क्रॉस भी सेम चीज़ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन है उसी को क्रॉस करते हैं, बट किसके साथ क्रॉस करेंगे, उसके पेरेंट में से किसी के साथ, यानी पेरेंट के साथ ही क्रॉस करते हैं, बट
इसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, जो आपका रिसेसिव है, और जो आपका डोमिनेंट पेरेंट है इसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, तो वो आपका बैक क्रॉस हो गया। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस दे आर नॉट दी टेस्ट क्रॉस। और यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, रेशो। यहाँ पर जैसे अगर आप इसको क्रॉस करके यहाँ पर ये देखोगे भी, तो यहाँ पर आपको 50% टाल 50% वॉक देखने को मिलेगा ये आपके टेस्ट क्रॉस में। तो जो रेशो है टेस्ट क्रॉस की वो आपको 1:1 देखने को मिल रही है। मोनो हाइब्रिड, अगर आप 2 करैक्टर लेते हो, एक और ले लेते हो डाई हाइब्रिड, तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो 1:1:1:1 देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस तरह से आपको जो है रेशियो देखने को मिलेगी। बाकी उसके बाद मेंटल के जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं, या इसको आप कह सकते हो इंट्राजेनिक डेविएशन। इंट्रा मीन्स विद इन, तो जेनिक जीन के लिए यानी विद इन जीन कुछ डेविएशंस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा था डोमिनेंस, तो वहाँ यहाँ पर आपको थोड़ा हटके देखने को मिलेगा। जैसे हमने कहा था कि एक एलील जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा, बट यहाँ पर जैसे ये से कि रेड फ्लावर है, ये आपका वाइट वाला फ्लावर है, ये आर जो कैपिटल है ये डोमिनेंट है। तो जब F1 जनरेशन में आपने इसको क्रॉस कराया पेयर जो आपका रेड है उसको पेयर वाइट के साथ, तो आपको देखने को जो है क्या मिलना चाहिए था, रेड, एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि ये आर हाइब्रिड है, तो ये कैपिटल आर क्योंकि डोमिनेंट है तो इसका कलर रेड होना चाहिए था एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो फ्लावर है इसका कलर रेड नहीं है, और ना ही जो है इसका कलर आपको वाइट देखने को मिलेगा, बट ये आपको पिंक कलर का जो है वो देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर कोई भी एलील जो है ना ही रेड और ना ही वाइट जो है वो पूरी तरह से डोमिनेंट है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कलर दिख रहा है, बट रेड पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पर कोई भी एलील जो है वो फुल्ली डोमिनेंट नहीं होता। और ये हमें देखने को मिलता है जो आपके मिराबिलिस कि जो आपका ये हेटेरोजाइगोट होगा इसमें आपको इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी जो रेड है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डोमिनेंट नहीं है, और ना ही वाइट है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर थोड़ा आपको देखने को मिलेगा पिंक कलर। और जब आप इसको जो है ये आपकी F1 जनरेशन है, जब इसको आप क्रॉस कराओगे तो F2 जनरेशन में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एक पेयर रेड है, 2 आपको हाइब्रिड यानी पिंक देखने को मिल रहे हैं, और एक आपको वाइट देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर रेशो क्या होगी, 1:2:1। और ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों सेम है। अगर आप देखो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो आइडेंटिकल सेम होंगी, क्योंकि फिनोटाइप जो है वो भी आप देखोगे कि एक जो है वो रेड है, 2 पिंक हैं, एक वाइट है। और जीनोटिप टाइप भी अगर आप देखोगे आर और 2 जो है ये आपके हाइब्रिड हैं, और एक आपका ये रिसेसिव जो है होमोजाइगस है। तो ये आपको ध्यान रखना है रेशियोज़ का। देन दूसरा को डोमिनेंस, ऊपर हमने बोला कि कोई भी पूरी तरह से जो है डोमिनेंट नहीं है, और को डोमिनेंस में हम क्या बात करते हैं कि दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पूरी तरह से। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आती है किस चीज़ की, रोन कैटल। जैसे मान लो कि जो कोई कैटल है उसमें 2 एलील हैं, से कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है ये मान लो कि ब्राउन कलर के लिए है, और स्मॉल बी जो है ये रिसेसिव है, तो ये वाइट के लिए है। तो यानी अगर बी है तो या ये वाली कंडीशन कैपिटल बी जो कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, और स्मॉल बी वाइट कलर है। जब ये क्रॉस करेगा तो ये आपको हाइब्रिड देगा। अब इस हाइब्रिड में कलर क्या होना चाहिए था एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ब्राउन। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कैटल है उसमें आपको ब्राउन और वाइट दोनों कलर जो है वो पैचेस में देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये ब्राउन कलर के बाल हैं आधे, और आधे जो है वाइट कलर के हैं। तो दोनों आपको कलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे पैचेस में। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ही एलील्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो ये को डोमिनेंस है, यानी साथ में एक्सप्रेस करना। स्मॉल बी भी एक्सप्रेस कर रहा है और कैपिटल बी भी एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज को डोमिनेंस। और यहाँ भी जो आपको रेशियो देखने को मिलेगी वो 1:2:1 देखने को मिलेगी F2 जनरेशन के अंदर, जब आप इसको सेल्फ क्रॉस कराओगे। तो यही कंडीशन हमने और कहाँ देखने को मिलती है, ब्लड ग्रुप जो है टाइप ABMN उनके अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है 3 तरह का हम पढ़ते हैं, 4 टाइप्स का, उसको नेक्स्ट मल्टीपल एलील्स में भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर A और B एलील जो है ये दोनों डोमिनेंट हैं। यानी अगर किसी से इंडिविजुअल के अंदर
एक क्रोमोसोम के ऊपर ए एलील है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बी एलील है, तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज कोडोमिनेंस। आगे इसका थोड़ा और हम देखेंगे यहाँ मल्टीपल एलील्स के अंदर। मल्टीपल एलील्स क्या हो गया कि हम जो है बात करते हैं कि यूजली आपको दो एलील्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम आई मीन कि दो कापीज़ होती हैं एक क्रोमोसोम की, क्योंकि एक फादर से आई एक मदर से आई, दो कापीज़ हैं। तो एक जीन जो है यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो दो एलील्स होंगे आपके। बट कई बार जो है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे अभी हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, कि दो से ज़्यादा एलील्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील, यानी दो से ज़्यादा एलील हैं। बट ये आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन में दो से ज़्यादा एलील हो सकते हैं, बट अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसके अंदर जो है एक टाइम में आपको दो ही जो है वो एलील जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसकी दो ही कापी होती हैं, तो पॉसिबल यही है कि दो ही एलील एक टाइम के ऊपर होंगे। अब जैसे हमारे पास एक तो ये रैबिट कोट कलर में मल्टीपल एलील वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये हायरार्की दी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो है अगौती ये जो है एक्सप्रेस करेगा, उस तरह से एल्बिनो में सबसे कम रिसेसिव। ब्लड ग्रुप का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म में दो हो सकते हैं, तो जैसे एक मान लो कि क्रोमोसोम है जो है उसके ऊपर एलील है ए, दूसरे के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये ए क्या है, दिस इज एंटीजन। ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए या बी। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो बी है, वो सिंपल बात होती है। तो से कि अगर एक क्रोमोसोम जो है से उसके ऊपर ए एंटीजन का जीन प्रेजेंट है, दूसरे के ऊपर जो है कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं, यानी ना ए का ना बी का, उसको हम ज़ीरो या ओ बोल देते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और मान लो अगर ऐसा है कि एक जीन क्रोमोसोम के ऊपर ए का एंटीजन है और दूसरे बी का एंटीजन है और दूसरे के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर ये कंडीशन है कि एक के ऊपर जो है एंटीजन जो है वो ए का है, दूसरे के ऊपर एंटीजन जो है वो बी का है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यानी इस कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों ही डोमिनेंट हैं और ओ जो है वो क्या है, वो रिसेसिव है, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन है आपकी ए और ओ, तो उस केस में ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ओ जो है वो रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है। इसी तरह से अगर आपके दोनों ही जो एलील हैं ए और बी एंटीजन दोनों पे एब्सेंट है, तो अब हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। ये मल्टीपल एलील की कंडीशन है। नेक्स्ट जो है लीथल जीन या लीथलिटी हमें है सिलेबस में मेंशन। अब लीथल जीन्स जो है ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जो है आपको एक म्यूटेंट कंडीशन देखने को मिलती है। म्यूटेंट जीन्स होते हैं जो लीथल जीन्स हैं, दीज आर म्यूटेंट जीन्स, जो कि क्या करते हैं कि इतने लीथल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको मार देते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है। जब ये जीन्स अभी हम देखेंगे कि कुछ में जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में अगर हों तो वहाँ पर किल कर देते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी। इसको जो है क्यू नॉट जो है उन्होंने डिस्कवर किया था 1905 के अंदर, लीथल जीन्स को सबसे पहले मोस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम मोस की बात करें, अब एक चीज़ ये है कि ये दो टाइप का हो सकता है लीथल जीन में। एक ये कंडीशन हो सकती है कि जो डोमिनेंट आपका होमोजाइगस डोमिनेंट जो कंडीशन होगी, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पर क्या है, वाई वाई, ये आपका जो है मोस है जो है उसके अंदर आपको येलो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये जो जीन है वाई वाला, ये अगर डोमिनेंट है तो ये अगर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है तो जो कलर है मोस का वो होगा येलो, या फिर अगर ये इस तरह से आपको देखने को मिले इस कंडीशन में भी येलो कलर होगा, क्योंकि वाई डोमिनेंट है। और अगर वाई जो है वो दोनों आपको रिसेसिव यहाँ पर इस तरह से देखने को मिले तो वो एगोती कलर होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर लीथल जीन में हम ये बात करते हैं कि अगर आपकी होमोजाइगस कंडीशन है, मोस वाले केस में हम यहाँ पर बात करते हैं डोमिनेंट, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है यानी कैपिटल वाई, तो वो जो ऑर्गेनिज्म या वो जो इंडिविजुअल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। और लीथल जीन में डेथ जो है वो किसी भी टाइम हो सकती है, यानी वो एम्ब्रियनिक स्टेज में भी हो सकती है और लेटर स्टेज में भी हो सकती है। मोस्ट के केस में ये जो है एम्ब्रियनिक स्टेज में ही जो है वो डेथ हो जाएगी, तो वो मोस्ट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, यानी जिसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल वाई।
यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब कुछ एनिमल्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लीथल जीन जो है वो रिसेसिव भी हो सकता है, यानी अगर ये वाली कंडीशन हो, स्मॉल दोनों हो, तो उसको हम बोलेंगे कि रिसेसिव वाला जो लीथल जीन है वो उसके अंदर है। तो रिसेसिव जो है होमोजाइगस कंडीशन वो भी लीथल हो सकती है। और इवन ये वाली कंडीशन जो है हाइब्रिड वाली, ये भी लीथल हो सकती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यहाँ पर अभी आपने रेशो जो है उसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर आप रेशो देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी 2:1, जबकि ऐसे हम क्या पढ़ते हैं 3:1। जो F1 F2 के अंदर आप फिनोटिपिक रेशियो देखते हो वो हमने पढ़ते हैं क्या 3:1, बट यहाँ पर आपको 2:1 देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक है उसकी डेथ हो गई। जैसे ये आपका जो पहला वन था से कि ये वाला जो वाई है होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर रिसेसिव में बात करें तो ये वाला, तो इनकी तो डेथ हो जाएगी, तो इसलिए 3:1 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा 2:1 में। तो ये आपने थोड़ा याद रखना है लीथल जीन्स। एक और यहाँ सॉरी, हमारे पास ये टर्म आती है प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म सिंपल है, बस आप इतना समझ लें। प्लियोट्रॉपी क्या हो गया कि एक जीन जो है वो बहुत सारे करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई सिंगल जीन है, वही क्या कर रहा है कि सिकल सेल जो है वो भी उस चीज़ को भी देख रहा है। हार्ट फेलियर जो है, लीवर डैमेज, ये तीनों करैक्टर्स जो है या इफ़ेक्ट दिखा रहा है। जैसे मान लो आप इसको और बेटर अगर हम कहें तो मान लो ये आपका कोई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये लोकस पे ये कोई जीन प्रेजेंट है, से दिस जीन इज़ एक्स। अब ये जो जीन है ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा मान लो कि कलर आई का क्या है, वो भी यही कंट्रोल करेगा कि जो से के हाइट है उसको भी, और यही जो है कंट्रोल कर रहा है मान लो कि शेप जो है वो क्या होगी एयर के लोब की या कुछ भी। ये जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये तीनों करैक्टर्स जो है ये एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्लियोट्रॉपी। अब एक और इसकी अपोजिट कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। सिलेबस में तो टर्म मेंशन नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमने पढ़ा तो होगा ही। दैट इज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये जो है कोलरेटर ने दिया था, तो कोलरेटर को जो है फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या बात करते हैं कि आप जैसे यहाँ हमने बोला एक जीन बहुत सारे करैक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इसका अपोजिट होगा, यानी बहुत सारे जीन्स जो हैं वो मिल करके एक करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर ये जो है 3 जीन्स हैं, और तीनों का फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, कोई एंजाइम है से वाई, ये उसको बनाते हैं। तो ये आपका आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देन जीन इंट्रैक्शन यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे वहाँ पर हमने ऊपर जो है पढ़ा था इंट्राजेनिक के विद इन जीन जो है कुछ डेविएशन देखने को मिल रही हैं। ये जो है ये नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन है, यानी इंटरजेनिक। यानी यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि कोई एलील जो है वो क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम पे भी हो सकता है या किसी दूसरे लोकस के ऊपर भी हो सकता है। वो आकर के क्या कर रहा है कि किसी करैक्टर को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। मान लो कि ये आपका जो है क्रोमोसोम है कोई, ये उसके ऊपर यहाँ पर कोई लोकस है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई जीन है। अब से कि ये जो है कलर जो है वो बॉडी का क्या होगा ये कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ पर कोई और क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई जीन है, या इसी क्रोमोसोम के ऊपर किसी और जगह के ऊपर कोई जीन है। अब वो आकर के क्या कर रहा है, इस जीन को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका जो असर है, इसका जो इफ़ेक्ट है उसको ये चेंज कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। उसको हम बोलते हैं क्या, ये आपकी जो है से कि जीन इंट्रैक्शन है, या हमें जो सिलेबस में मेंशन है एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस में भी यही है कि क्या होता है कि एक जीन जो है वो मास्क कर देगा या मॉडिफाई, मास्क मीन्स हाइड कर देगा या मॉडिफाई कर देगा किसी दूसरे जीन का इफेक्ट। जैसे अभी मैंने जो है यहाँ पर बात की, जैसे हम डोमिनेंट भी पढ़ते थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि एक एलील जो है वो क्या कर रहा था कि दूसरे के असर को कम कर रहा था। जैसे कैपिटल टी है तो वो क्या कर रहा था, स्मॉल टी जो है उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था, तो ये डोमिनेंट था। बट ये तो एक ही लोकस के ऊपर था, ये सेम एलील थे। बट यहाँ पर हम एपिस्टेसिस में क्या बात करेंगे कि ये डिफरेंट एलील है। मान लो ये सेम लोकस पे नहीं था, कहीं और से आया, तो वो उसको जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह का एपिस्टेसिस देखने को मिलेगा।
सबसे पहले यहाँ पर हम जो है इसकी थोड़ी यहाँ पर बात करेंगे कि जो डोमिनेंट एलील है यहाँ पर क्या करेगा कि वो एक लोकस के ऊपर वो किसी दूसरे एलील को जो है दूसरे लोकस के ऊपर जा कर के मास्क मीन्स हाइड कर देगा, उसका जो एक्सप्रेशन है उसका इफेक्ट नहीं होने देगा। ये आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। इसमें हमारे पास समर स्क्वैच फ्रूट कलर इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके अलावा जो डॉग के अंदर भी कोट कलर है उसमें भी हमें जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें मतलब आप जैसे डोमिनेंस का मैंने कहा था वही सेम वैसा समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर भी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो W है, चाहे वो दोनों कैपिटल W हों या एक कैपिटल एक स्मॉल हो, तो ये आपको जैसे वाइट कलर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है डोमिनेंट एलील ये कौन सा होगा, कैपिटल W। ये क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है पिगमेंट को, यानी अगर ये कैपिटल होगा तो ये जो पिगमेंट है उसको बनने नहीं देगा, तो आपको जो है ये वाइट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर दोनों स्मॉल W हैं तो यहाँ पर ये जो है येलो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये जो है वाई जो है ये येलो के लिए है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रीन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर W जो है वो दोनों ही आपको रिसेसिव कंडीशन यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर लेकिन अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में है तो ये क्या कर रहा है, ये वाइट कलर दे रहा है, तो पिगमेंट को बनने नहीं दे रहा है। तो ये आपका आ जाता है। यहाँ पर रेशो आप याद रखोगे कि ये मॉडिफाई करता है। यहाँ पर अगर हम रेशो देखेंगे उतना डिटेल में, क्योंकि हमें जाना नहीं है कि हम क्रॉस देखें, बस आप यहाँ पर ये इसकी रेशो याद रखोगे कि 12:3:1 जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 12 जो है वो वाइट, 3 येलो और 1 ग्रीन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से डॉग की जो कोट कलर है वो भी एक एग्जांपल है, आप याद रख सकते हो नोट्स में, वहाँ मैं इसको भी जो है इंक्लूड कर दूँगा। इसी तरह से वो जैसे हमने कहा कि आपका जो है वो डोमिनेंट था, इसी तरह रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है हमारे पास आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि जो आपका डोमिनेंट एलील है वो जो है वो इफ़ेक्ट करता है दूसरे एलील को, और यहाँ पर जो होमोजाइगस रिसेसिव एलील होगा वो जो है दूसरे जीन को क्या करता है कि उसको हाइड कर देता है। यूजली जैसे हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट एलील है वही जो है जाकर के दूसरे को सप्रेस करता है, बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रिसेसिव एलील है वो भी सप्रेस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। और यहाँ पर जो आपको रेशो देखने को मिलती है वो 9:3:4 देखने को मिलेगी, ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है मोस कोट कलर। यहाँ पर जो एल्बिनो है वो एगोती को एल्बिनो हो गया, यानी जहाँ पर बिल्कुल भी कलर एक्सप्रेस ना कर रहा हो, पिगमेंट बन ही ना रहा हो, यानी कि आप बोल सकते हो सिंपल इसको वाइट, जैसे ऊपर हमने बोला था। तो वाइट जो है वो मास्क कर देगा अगोती कलर को। जैसे यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये जीन जो C है कैपिटल, ये डिटरमाइन करता है बेसिक पिगमेंट प्रोडक्शन को, यानी जो पिगमेंट बनेगा से कि अगोती या ब्लैक ब्राउन कलर है उसके लिए ये है। और जो ये A जीन है ये डिटरमाइन करता है कि जो ब्लैक या अगोती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, यानी कितना कलर जो है वो बॉडी का होगा। अब ये मोस जो है वो अगर C यानी दोनों इसके पास जो है वो कौन से हैं, रिसेसिव एलील हैं, ये वाले अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एल्बिनो होगा, चाहे इसके पास जो है जीन A हो तब भी। यानी अगर C है, दोनों ये एलील प्रेजेंट हैं तो तब चाहे इसके पास A भी हो, बट स्टिल जो कलर है उसका वो एल्बिनो या वाइट ही रहने वाला है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास एपिस्टेसिस टाइप का ही एक आता है कम्प्लीमेंट्री जीन्स भी, जैसे आपने ये पढ़ा भी होगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन। यहाँ पर जो है डोमिनेंट एलील जो है दोनों जीन्स के चाहिए होते हैं ट्रेड को दिखाने के लिए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैपिटल C है और स्मॉल p है, तब भी जो है ये आपको जो है जो रिक्वायर्ड कलर है नहीं देगा। जैसे ये हमें स्वीट पी के अंदर देखने को मिलता है फ्लावर कलर में, अगर ये वाली कंडीशन है कैपिटल C स्मॉल p, तब भी जो कलर है वो क्या होगा, वाइट होगा। और अगर इसमें आपको स्मॉल c कैपिटल P है, तब भी जो कलर है फ्लावर का वो क्या होगा, वाइट ही होगा, क्योंकि हमें दोनों जो है ये एलील जो है डोमिनेंट फॉर्म में चाहिए तभी ये कलर देगा। तो अगर मान लो कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल P स्मॉल p है, तो उस कंडीशन के अंदर ही आपको जो है क्या देखने को मिलेगा कि जो कलर है फ्लावर का वो
जो है वो पर्पल या पिंक टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो आपकी रेशो निकल के आती है F2 जनरेशन के अंदर वो 9:7 है। तो यहाँ मैं रेशो की बात पूरा कर नहीं रहे हैं पूरा क्रॉस वगैरह बना के, क्योंकि इतनी यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। तो आप बस रेशोज़ जो है वो सभी की याद रखें 9:7, जिसमें 9 जो है वो आपके पर्पल और 7 जो है वो वाइट आपको देखने को मिलेंगे जब हम सेकंड जो जनरेशन है वहाँ पर जो है इसको देखेंगे। ये आपको स्वीट पी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कम्प्लीमेंट्री जीन्स वाला जो है। और यहाँ पर जो है ये सभी रेशोज़ जो है उनको यहाँ पर हमने सम अप जो है किया है, क्योंकि जो रेशो वाला पार्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, क्योंकि पूछी जा सकती हैं। तो इनको भी आप जो है देख लें। बाकी जो यहाँ पर इंक्लूड अगर नहीं किया, जैसे ऊपर हमने जो है वो मोनो हाइब्रिड और जो सारी जो टेस्ट क्रॉस की जो ली थी 1:1 वगैरह, वो रेशो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो भी आप जो है वो वहाँ से देख लोगे। बाकी इसमें ये हो ही गया। हालांकि एक हमारे पास सप्लीमेंट्री जीन्स करके भी आता है, वो सिलेबस में मेंशन है नहीं है, जहाँ पर जो हम कहते हैं कि जैसे आपने वो अगर पढ़ा होगा रोज़ का, यहाँ पर जो कोम्ब का जो शेप है चिकन के अंदर, वहाँ जैसे आपने पढ़ा होगा कि रोज़, पी, सिंगल और वालनट, ये 4 टाइप्स जो है कोम्ब की आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें जो रोज़ कोम्ब है उसमें जो है आपको ये कैपिटल होगा और सारी डोमिनेंट होगा, ये जो आपका एलील है। पी में जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, सिंगल में जो है रिसेसिव वाली देखने को मिलेगी, और वालनट जो है ये आपका जो है हाइब्रिड वाला आपको जो है वो देखने को मिलता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर रोज़ और सिंगल जो है ये आपस में जो है क्रॉस करता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, रोज़ वाला कोम्ब ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, सिंपल चीज़ है। इसी तरह से जो अगर आप पी और सिंगल कोम्ब को भी करोगे तो उस कंडीशन में भी आपको जो है यहाँ पर पी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर डोमिनेंट है। बट यहाँ पर चीज़ क्या है कि अगर आप रोज़ और पी दोनों को जो है वो क्रॉस कराते हो तो उस कंडीशन में आपको वालनट देखने को मिलेगा। रोज़ और पी वो जब क्रॉस होंगे तब आपको वालनट जो है वो देखने को मिलेगा। यानी वालनट में क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपको जो है वो डोमिनेंट देखने को मिलती हैं, तो ये भी जो है क्योंकि जीन इंट्रैक्शन में ही आ जाता है, हालांकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है सप्लीमेंट्री जीन्स, तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। और इसकी भी अगर हम देखें तो रेशियो जो है वो आप वाली रेशो ही इसमें आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो है आपका जेनेटिक्स में जो कुछ मेंडल के लॉज और उसके अलावा कुछ रिलेटेड टॉपिक्स थे वो यहाँ पर हमने जो है देखा है। थोड़ा रिवीजन टाइप का ही मैंने यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपने पढ़ा ही होगा ये, पर स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो।